राजू भाई, महेंद्र सिंह धोनी के शुरुआती दिनों के बारे में कुछ बता सकते हैं आप? आपने उनके बारे में काफ़ी कुछ सुना होगा कि वो कैसे पहले फुटबॉल खेलते थे और फिर स्कूल में अगर वो तो काफ़ी कहानियाँ अब बहुत ही फेमस हो गई हैं। बट हाँ, वो जैसे कि एक मिकॉन कॉलोनी में रहते थे रांची में, जहाँ पे मिकॉन कंपनी और सेल कंपनी के सारे एम्प्लॉयज़ रहते थे। तो वहाँ पे एक छोटे से फ्लैट में उनका मतलब रिहाइश थी। और वहाँ पे कुछ लिमिटेशंस थी तो कुछ फ़ायदे थे अगर आप देखें तो। क्योंकि कॉलोनी में एक आपका टर्फ ग्राउंड था, वो एक बड़ी उपलब्धि थी। तो उस तरह से उनको फ़ायदा हुआ। तो धीरे धीरे फुटबॉल से वो क्रिकेट में आए और क्रिकेट में स्कूल में उनका काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा। 7वीं कक्षा में उन्होंने कीपिंग करी थी, जैसे सबको पता है कि वो फुटबॉल गोलकीपर थे। और फिर वो उनके जो स्कूल के टीचर थे, उन्होंने कहा कि आप क्रिकेट खेलिए। वो प्रॉपर कोच नहीं थे क्रिकेट के, लेकिन उनको लगा कि ये अच्छा करेंगे तो उन्होंने किया जैसे कि। और फिर धीरे धीरे बिल्कुल वो अच्छे क्रिकेटर एज अ बैट्समैन भी डेवलप हुए। और उसकी कुछ मजेदार कहानियां भी हैं, अगर आप बोलें तो एक आध मैं आपको सुना सकता हूँ। कि बिल्कुल जैसे सुनाइए। कि मेरे जो उनके मेरी उनसे बात हुई थी, उनके जो स्कूल वालों से, तो सबसे तो उस टाइम पे ये बात हुई थी एक बारी। एक बैटिंग का इन्होंने बहुत ये अपने आप को पुश कर रहे थे कि अरे मेरे को ये मैच में मेरे को करने दो और मैं मैच जिता दूंगा। तो उनको चैलेंज रखा गया स्कूल कोच से कि अगर हम आपको प्रमोट करते हैं, अगर आप नहीं परफॉर्म किए तो हम जहाँ से यहाँ जहाँ वो खेल रहे थे वो तकरीबन 6-8 किलोमीटर था उनकी स्कूल से। और उनका स्कूल और जो घर वगैरह सब एक ही कॉलोनी है जैसे होता है। तो उन्होंने चैलेंज एक्सेप्ट किया। उन्होंने कहा मैं वापस दौड़ के आऊँगा साथ-साथ बस में नहीं चलूँगा अगर मैंने परफ़ॉर्म नहीं किया। और फिर जैसे कि हुआ, उन्होंने मैच जिता दिया था। तो मतलब उनका कॉन्फिडेंस जो था, हालाँकि वो कहते हैं कि काफ़ी इंट्रोवर्ट किस्म के थे बचपन में, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत कॉन्फिडेंट भी थे। और उनकी मेहनत की जो हर बंदा वहाँ मिसाल देता है कि जैसे कि एक वहाँ पे एक बड़ा फेमस सा कैंप, छोटे लेवल पे कैंप होता था, जहाँ पे क्रिकेट मैचेस थ्रू द डे होते थे। तो जैसे एक के बाद एक मैच होते थे, जैसे टेनिस बॉल के मैच हुए, तो 3-4 मैच होते थे दिन में। तो ये फेमस था कि वहाँ पे जो महेंद्र सिंह धोनी है वो तीनों चारों मैच खेल लेता था। जबकि क्योंकि वो कीपिंग जैसे करता था या बैटिंग करता था, उसको इतनी चाह थी खेलने की कि मतलब वो बहुत ही अलग ही लेवल पे था। और ये चीज़ें वहाँ पे जो लोकल लोग हैं बहुत फॉलो करते थे। और जैसे कि होता है छोटे शहरों में खासकर, हर बंदा फॉलो करता था उनका गेम। और काफ़ी बारीकी से लोग फॉलो करते थे। और एक और मज़े की बात है, मेरे ब्रदर इन लॉ हैं ओम प्रकाश, वो वहाँ रहते हैं पुणे में। तो उन्होंने एक बारी बहुत पहले मेरे को बोला था, कहते हमारे यहाँ एक प्लेयर है, उसका ना आप उसकी देखेंगे ना, बैट स्पीड बहुत ज़बरदस्त है। तो मैंने कहा बैट स्पीड मतलब, ऑफ कोर्स हम क्रिकेट जर्नलिस्ट थे, हम बहुत चीज़ें डिस्क्राइब करते थे, बैट स्पीड को हम कभी एम्फेसिस हमने दिया नहीं इतना। मेरे को बड़ा अजीब सा लगता था कि बैट स्पीड क्यों कर रहा है। लेकिन जब बाद में पता चला वो जिस बंदे के बारे में बात कर रहा था वो महेंद्र सिंह धोनी था। और फिर हमने देखा कि वाकई में बैट स्पीड जो होती है, एक चीज अलग से दिखी हमें पहली बार कि ये अलग ही कुछ चीजें हैं। तो इस तरह की चीजें थी जो उनको धीरे धीरे करके वो वहाँ पे काफी फेमस हुए। और मुझे याद है, मैं 2004 में जब वो कीनिया खेलने गए थे इंडिया ए के लिए, और वहाँ परफॉर्म किया था, और जब वो वापस आए थे तब आई हैपन टू बी देयर इन रांची। तो मतलब वहाँ पे उस तरह की फॉलोइंग थी, मतलब इट वाज ऑलमोस्ट लाइक होम कमिंग टाइप होता है ना, कि हम कह रहे हैं हमारा बच्चा परफॉर्म करके आया है। ऑफ कोर्स अखबारों में तो बहुत छपाई था वहाँ पे। तो उसके उनके एक्सपर्ट्स ऐसे थे कि अगर शायद वो किसी और बड़े शहर में होते तो वो बहुत पहले से जो होता उनके बारे में लोग जानते। लेकिन वो एक छोटी जगह में थे, हालांकि वो रांची इतनी छोटी जगह नहीं है, लेकिन आप क्रिकेट के तरीके से देखें तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं था। तो वो उनकी कई परफॉर्मेंसेस जो है वो बिल्कुल ही पता नहीं चली लोगों को। और अगर लोकल सर्किट में भी आप देखें तो लोकल सर्किट में भी वो बहुत फेमस थे। और आप चाहे अगर रांची का, ऑफ कोर्स ऑब्वियसली, कहीं भी आप जमशेदपुर कहें, देहरादून वगैरह जैसी जगहों में, मेरी जब मैंने इनके बारे में किताब लिखी थी तो काफी लोगों से बात करी थी जो छोटे टूर्नामेंट कराते थे, छोटे इन द सेंस कि उनके लिए काफी बड़े होते थे, बट ऑफकोर्स नेशनल लेवल पे कुछ नहीं होते थे। तो प्लेयर्स अच्छे अच्छे खेलने के लिए आते थे।
तो धोनी जैसे जहाँ जाते थे उनका बड़ा फेमस था कि वो छक्कों के, उनको पता था कि छक्के मारेंगे। तो सबका कहना है, मानना ये था कि कहते कि मतलब हमें पूरी उम्मीद होती थी कि अगर एक बार सेटल हो गए और काफी कंसिस्टेंट तो थे ही, 8-10 छक्के मारेंगे मारेंगे वो। 8-10 छक्के का मतलब अगर आप आज सोचें कि तो मतलब कि एक बंदे से उम्मीद होती है कि 8-10 छक्के मारेगा मैच में। आप सोचें जरा कि ऐसा ऐसे कितने प्लेयर होंगे कहीं पे भी जिनके बारे में ऐसा सोचा जाए या जिनसे ऐसी उम्मीद करी जाए। तो इससे पता चलता है कि इनका जो था प्रॉब्ली जो परफॉर्मेंसेस थी पहले नहीं पता। मेन चीज तो ये था कि ये बड़े अच्छे लर्नर थे, क्योंकि आप देखें ना केवल अर्ली डेज में भी, आप बाद में भी देखें, इनका हर चीज इम्प्रूव ही होती गई है। और बड़े कूल थे और मतलब बहुत कॉन्फिडेंट थे, और इनको पता होता था, इनको लगता था कि मतलब मैच जिता दूंगा। और आप और बड़ी जल्दी एडजस्ट करते थे, कहीं भी जाते थे, प्रेशर नहीं लेते थे। और एक और बड़ा अच्छा वाक्य मेरे को भी याद आया है। एक बार मैं बात कर रहा था नेशनल स्टेडियम के कोच एमपी सिंह से, क्योंकि ये नेशनल स्टेडियम में भी काफी प्रैक्टिस करते थे। तो वही किताब के दौरान मैंने उनसे ही बात करी थी, तो वो बता रहे थे कि कहते उनको काफी कॉन्फिडेंस था, उनको लगता था ये बहुत अच्छा प्लेयर है, लेकिन उन्होंने उसको उसको हेल्प भी करते थे, लेकिन इतना मैचेस में देखा नहीं था। तो एक बार जो फॉर्मर इंडिया क्रिकेटर है विवेक राजदान, वो एमपी सिंह के पास आए दौड़े दौड़े कि यार उनको कहीं टीम लेके जा रहे थे दिल्ली के बाहर कहीं, और वो कह रहे थे यार एकदम से ना कुछ क्राइसिस हो गई है, हमारे पास कीपर नहीं है, तो आप यार कोई कीपर का कर दो जुगाड़, हमारा जाना है हमने खेलने। तो एमपी सिंह जी ने कहा कि ये लड़का है, इसको ले जाओ आप, महेंद्र सिंह धोनी थे। तो उन्होंने कहा ठीक है ठीक है। तो चले गए जी वो खेलने धोनी साहब उनके साथ। और एमपी सिंह जैसे उन्होंने रिकमेंड किया है, तो नेचुरली वो उत्सुक थे जानने के लिए कि पता नहीं कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है वो, कीपिंग ठीक कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो जैसे उनको लगा जो टाइम था आधा दिन बीत गया होगा, तो उन्होंने फोन किया विवेक राजदान को, पूछें कि यार कीपिंग कुपिंग ठीक है कि नहीं, यार शायद हो गई होगी उसकी कीपिंग अब तक। उन्होंने फोन किया विवेक राजदान को, उनका जी वो यार वो लड़का भेजा था, आधा मैच हो गया, तो कीपिंग विपिंग ठीक कर रहा है ना, अच्छी कर रहा है ना वो कीपिंग। तो राजदान जी का जवाब था, यार जी कीपिंग विपिंग का तो पता नहीं, मेरे ख्याल से 150 रन बना दिया उसने, वो बाहर अभी बैटिंग कर रहा है, आधा छक्के मार दिए उसने। तो मतलब सरप्राइज वो काफी लोगों को करते थे अपने बैटिंग से। तो इस तरह का इनका मतलब ग्रोथ रहा है। और ये चीजें छोटी थी, अगर ये दिल्ली बॉम्बे में रही होती तो मतलब बहुत कवरेज मिलती इनको। और अब ये पता नहीं लॉन्ग रन में इनके लिए अच्छा हुआ या खराब हुआ, ये तो कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि शायद उनको जो बाद में अपॉर्चुनिटीज मिले वो बेटर मिले, टाइम पे मिले, तब तक वो शायद मैच्योर हो गए थे ज्यादा। बट ये था कि वो बड़े हर वक्त ही बहुत ही एंटरटेनिंग, और ऐसे बैट्समैन ऐसे प्लेयर थे कि जिस भी टीम में जाए वहां पे मतलब धमाल ही करते थे। शुरू से जो वहां पे इंटरेक्शन हुआ मेरा लोगों से, यही माना उनका कि वो थोड़े इंट्रोवर्ट थे, लेकिन जिन जो अपने फ्रेंड्स हैं उनके साथ वो बहुत क्लोज हैं और उनके साथ बहुत ही घुलते मिलते हैं, बट थोड़े से वो सिलेक्टिव हैं उस तरह से। लेकिन वो ये नहीं है कि भूल जाते हैं पुराने लोगों को, उनके साथ रहते हैं, बट थोड़े इंट्रोवर्ट थे। जैसे वो बताते हैं कि शुरुआत में भी जब प्रैक्टिस वगैरह होती थी तो उसके बाद इतना ज्यादा नहीं इंटरेक्ट करते, छोटे थे, लेकिन अपने आप जैसे स्पोर्ट्स स्टार मैगजीन पढ़ रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, बट वो काफी फोकस थे अपने एक तरीके से। शायद उनके एम्बिशन उस टाइम पे उनको इतना दिमाग नहीं खुला होगा, तो इतनी बड़ी बातें उन्होंने नहीं सोची होंगी, लेकिन फोकस जरूर थे वो। और गेम के बारे में उनका मतलब कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं था। और बाकी उनका फ्रेंड सर्कल वगैरह वहाँ पे अच्छा ही था, और बाकी सारे और स्पोर्ट्स भी खेलते थे, बैडमिंटन खेलते थे। अभी भी वो कुछ साल पहले तक वो वापस वहाँ जाते थे तो बैडमिंटन खेलते थे लोगों के साथ, उनके साथ। और जैसे स्टेडियम चुपचाप खुलवा लिया, वहाँ जाके खेले, ये सब चीजें तो करनी पड़ती है उनको। लेकिन वहाँ फैन क्लब भी उनका बहुत बड़ा है, और सबको रखते हैं। बट थोड़ा सा बाद में उन्होंने ऑब्वियसली थोड़ा डिस्टेंस रखा, क्योंकि उनका खासकर जो 2007 वर्ल्ड कप में इंडिया का जब खराब परफॉर्मेंस रहा, तो वहाँ पे उनकी काफी लोगों ने थोड़ा कुछ प्रोटेस्ट टाइप वगैरह किया, कुछ पथराव वगैरह कुछ ऐसा कुछ किया था कि उनको उसका थोड़ा बाद उनका जो है मन उठ गया था, और उन्होंने थोड़ा सा डिस्टेंस कर लिया अपने आप को वहाँ पे लोगों से। तो एक बार वहाँ बात हो रही थी कि उनके नाम का मंदिर भी बनेगा, तो उन्होंने फिर वो अपोज किया। फिर अब वो बाद में उसका एक थोड़ा उन्होंने कुछ छोटा
और कुछ बनाया शायद मेमोरियल, वो सॉरी, लाइब्रेरी टाइप और कुछ म्यूजियम टाइप बनाई है, लेकिन जो मंदिर और एक्सट्रीम वाला जो था उससे ये काफ़ी विड्रॉ कर गए थे एक टाइम पे आके। तो बाकी वो भी आपने शायद सुना हो उनके बारे में कि इन जोन में रिलीजियस भी थे। वो पर्टिकुलर देवरी मंदिर है, तो जमशेदपुर रोड पे, तो काफ़ी बड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पे भी अक्सर ये जाते हैं। और अब अभी भी मेरे ख्याल से जाते ही होंगे, टाइम टू टाइम वहाँ पे ज़रूर जाते हैं। तो एक तरह से थोड़े रिलीजियस भी थे। और यही मैं कहूँगा, बाकी तो उनकी जो अपब्रिंगिंग नॉर्मल छोटे जो मीडियम लेवल के शहर होते हैं वैसे ही रही है, मिडिल क्लास। एक लाइन में तो बड़ा मुश्किल है इनको डिस्क्राइब करना, लेकिन मैं कहूँगा जो वाकई में जैसे उनकी बैटिंग है वो धुरंधर ही हैं, और धुरंधर ही उनके लिए मेरे ख्याल से सबसे सही जो है शब्द रहेगा। A good story is always made of very little elements, like how MS Dhoni is with his phone. We all know that he is the least accessible cricketer India has ever had, for sure. But also the fact that whenever he visits someone's house, a friend's house for a meal, he never carries his phone, because his theory is that there is nothing that can be that important that he can't get to half an hour later. Similarly, the way he is about time. So when MS Dhoni goes to a shoot, whether it's a photo shoot or a video shoot, often he's known to just set the stopwatch on his phone or on his watch. Basically, if he tells you he's going to give you half an hour is all you have. But for those 30 minutes, he's all yours. His attention is nowhere else. Or it is his seriousness when it comes to sport. He might look like the coolest man on the field, and of course he's got monikers like Captain Cool and so many others over the last few years. And but his childhood friend Chittu by Seemant Lohani had told me when they would play badminton together, he would often be doubles partners with MS, and MS within the first few minutes would realize that if Seemant's head wasn't in it, if he wasn't serious, he would just ask him to leave, because once you were in the court playing with him, you had to be serious. And then, of course, there are aspects of his captaincy that many have agreed with, many have disagreed with. But, of course, there's the famous, his first ever series was in Australia in 2007-8, where India were beating Australia by a significant margin. But this is back when Australia were indomitable, right? They wouldn't get beaten very often. But he was out there in the middle batting with Rohit Sharma, and when India just needed 3 or 4 runs, he called Rohit for a little chat in the middle, and he said, now when we're going to win this match, we're not going to celebrate. And he also sent a message back to the dressing room saying that you guys are not going to celebrate, because he wanted to send a message to Australia that beating you is not a big deal. It's just another cricket match and we've dominated you here. And he also told Rohit that after the game, when you shake hands, don't give them a firm handshake. Just leave your hand limp and just look into their eyes and walk away, which basically meant that he was all building this whole thing about, Australia, we just beat ODI, no big deal. But also in that same series, India had a lot of young members, Robin Uthappa, Rohit Sharma in that team, and he told a lot of younger players who'd been copping some flack from some senior Australian cricketers, batsmen in particular, that we won't use cuss words, we won't give it back to them in their style, we'll do it in our style. So every time certain batsmen would walk out to bat, he would get all the younger members to just form a little fake guard of honor and just keep shouting the word respect, respect, respect. And of course, I could sit here and talk about MS Dhoni for a long time, but I'll keep it short. And just one more incident or anecdote that always has stood out about MS Dhoni for me has been his love for the army. I believe his first love was becoming a Fauji. He just became a cricketer. And I'm told the first time he went to an army camp, the first thing he did wasn't just mingle around with the officers. He went and stood in the sentry post. So it's said in the army, according to my dear friend, and of course someone who's been very close to MS Dhoni over the last 10 years, Colonel Shankar Rembu, that the sentry post is generally given to one of the junior members in the camp, and he's there at night. Like, he is responsible for anything, or if he sees any threat to the camp. And in that
in that spot at night, they say that in the dark everything looks like it's moving, and you can't wait for a general or the head of the camp's orders to shoot or react to whatever you see. It's all on you. And Dhoni just wanted to go and experience that post.